लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता क्या है, तो जनरली इसकी परिभाषा दे तो हम लोग इस तरह से इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो जाता है, तो ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, इसे ही विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यह कहा जाता है। तो जब किसी हम लोग चालक से धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा है ना, वो जो चालक होगा गर्म हो जाएगा, और इसी ये गर्म होना ही क्या है, विद्युत धारा का उसमें प्रवाह कहा जाता है। ठीक, चलिए इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले एक चालक ले लिए, ये एक तार हम ले लिए हैं। ठीक है, अब इस तार के दो सिरे हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। चलिए, है ना, एक बैटरी बना लेते हैं, एक परिपथ तैयार करते हैं इसके लिए। ये आपका देखिए ये परिपथ तैयार हो गया ना, इसमें हम लोग यहाँ बैटरी बना देते हैं। ये आपका यहाँ बैटरी है, बैटरी से ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जब बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, है ना। ये बैटरी हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, तो यहाँ धारा प्रवाहित होने लगेगी, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। ये तार है, इस है ना, ये चालक तार है, इसको मान लिया है ए बी। ठीक है, यह तार किसी धातु का है, एल्युमिनियम का हो, कॉपर का हो, किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, तो जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तब देखेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, है ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहता है ना, ये धातु का बना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब है ना, मौजूद है ना इसमें। आप चैप्टर के शुरू में ही समझे होंगे। तो ये धारा का प्रवाह कैसे होगा, तो ये चालक तारों के बीच में विभवांतर स्थापित हो जाएगा, और विभवांतर स्थापित होने के कारण क्या होगा कि इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। जब ये धारा का प्रवाह होगा तो इसमें के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन, चालक के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाले मुक्त अवस्था में रहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि उच्च विभव के सिरे की ओर, यानी कि इधर से इधर, ठीक है, इधर से इधर त्वरित होने लगते हैं, है ना, त्वरित होते रहते हैं। परंतु इसमें क्या होगा कि ये लगातार आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इनको आगे मार्ग नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ये इसमें इस मार्ग में जो उपस्थित जो प्रोटॉन है, यानी धनायन जो है, उनसे बराबर टकराते रहेंगे, जिसके कारण इनकी जो चाल है, इलेक्ट्रॉनों की जो त्वरित गति करनी थी, वो क्या हो जाएगी, चाल मंद पड़ जाएगी, और मंद पड़ जाएगी तो इस विभवांतर के कारण क्या होगा कि गतिज ऊर्जा प्राप्त करेंगे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जिस, है ना, जो ये क्या करेंगे, ये जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करेंगे वो आयनों को दे देते हैं, उसका कुछ भाग चालक के आयनों को देते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, ऊष्मा में है ना, ऊष्मा बढ़ जाता है इस चालक का, और चालक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, ये चालक गर्म हो जाएगा, यानी कि ये तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी चालक तार से जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और जो उत्सर्जित ऊष्मा होगी वो किसके बराबर होगी, तो उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण किसके बराबर होगा, तो चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध जो कार्य हो रहा है, इसमें जो कार्य हो रहा है, यानी कि यहाँ से जो कार्य हो रहा है वो कार्य किसके बराबर हो जाएगा, ऊष्मा के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आपको एक निष्कर्ष निकला कि कार्य ऊष्मा के बराबर हो जाती है। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का, है ना, विद्युत धारा जो होती है उत्सर्जित ऊष्मा का परिणाम, है ना, जो विद्युत धारा के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। यानी कि ये चालक के जो प्रतिरोध के विरुद्ध जो कार्य हो रहा है उस कार्य के बराबर क्या हो जाएगी, तो ऊष्मा हो जाएगा, दोनों का परिमाण बराबर होगा। यहाँ से आपका यही निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है, यानी कि किसी परिपथ, कोई परिपथ जो होता है या कोई चालक होता है वो चालक गर्म कैसे हो जाता है, यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग उस परिमाण को कैसे निकालेंगे, है ना, उस ऊष्मा का परिमाण कैसे निकाला जाता है, विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक चालक है, उसका नाम यहाँ से देखिए पी, है ना, ये चालक है, एक चालक हो गया, ये पी क्यू हो गया ना। चलिए,
ये रजिस्टर बना है लेकिन ये भी तो एक चालक न है। धारा उसमें से भी प्रवाहित होती है, धारा उसमें से भी प्रवाहित होकर बाहर जाती है, कम जाती है लेकिन जाती है। ठीक है, चलिए ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक। ठीक है, ये आपका बैटरी हो गया। अब देखिए पी क्यू जो देख रहे हैं आप, एक तरह का प्रतिरोध है ना, प्रतिरोधक है ना ये एक तरह का। ठीक है, इसका प्रतिरोध आर मान लेते हैं और ये इसका विभवांतर जो है वो मान लेते हैं भी है। इसका विभवांतर कितना है, भी है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, आई है। तो चूंकि आप फॉर्मूला जानते हैं कि धारा का परिमाण जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, तो आवेश बटा समय, है ना, आई बराबर क्यू बाई टू। यानी कि यहाँ से आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, ये आके इसमें गुना कर दिया। दूसरा फॉर्मूला आप जानते हैं पहले से ही कि इसमें जो भी होता है यानी विभवांतर जो होता है किए गए कार्य, है ना, बटा क्यू आवेश। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि W बराबर भी इंटू क्यू। अब चूंकि यहाँ से W बराबर भी क्यू आपको ये भी बता चुके हैं कि कार्य जो होता है, कार्य परिमाण में किसके बराबर होता है, तो ऊष्मा के बराबर होता है। यहाँ से अभी आप देखे थे ना इसके पहले ही। ठीक, यानी कि आप यहाँ से U बराबर यानी ऊष्मा बराबर, है ना, ये क्या है आपका ऊष्मा है। ठीक है, ऊष्मा बराबर जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो V इंटू क्यू। या आप ये भी जानते हैं कि W बराबर यहाँ से हो गया V इंटू क्यू, और चूंकि Q बराबर यहाँ ऊपर अभी लिखे हैं Q बराबर I इंटू टी, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा कि W बराबर, है ना, भी आई टी। ठीक है, W बराबर भी आई टी, या W की जगह U भी यूज कर सकते हैं, तो U बराबर भी इंटू आई इंटू टी, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना ये फॉर्मूला। ठीक, अब अगला देखते हैं। इसी तरह तो हम लोग ओम का नियम पढ़े हुए हैं, तो ओम के नियम में हम लोग यहीं लिख देते हैं। चलिए ओम का नियम देखते हैं कि ओम के नियम से हमें प्राप्त था कि, है ना, क्या प्राप्त था कि I इज इक्वल टू होता है V बाई आर, है ना, था ना फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यानी कि यहाँ से W बराबर V के जगह पे, यहाँ देखिए V के जगह पे क्या इस्तेमाल करते हैं, आई आर, तो ये हो जाएगा I इंटू आर, है ना, इंटू में है यहाँ पे आई टी, यानी कि फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। यानी कि यहाँ से आपका W बराबर आ गया आई स्क्वायर आर टी, है ना, ये ना फॉर्मूला है। अब यहाँ में हम लोग इसको जो कार्य जो ऊर्जा के बराबर होगा ना परिमाण में, यानी U बराबर आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हैं ना, समझ गए। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, इस समीकरण से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ढंग से। तो ये जो U बराबर आई स्क्वायर आर टी जो है, इससे एक 1841 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जूल ने, है ना, प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर चालकों में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के संबंध में उपयुक्त 3 नियम, है ना, 3 नियम दिए थे, है ना, इसलिए इन नियमों को जूल, है ना, जूल का ऊष्मीय नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो वो 3 नियम कौन से थे इसके बारे में देखते हैं। तो जो तीनों नियम जो है यहीं से आपके निकले हुए हैं, U बराबर आई स्क्वायर आर टी जो देख रहे हैं इसी से निकले हुए हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या होता है, पहला नियम है कि किसी चालक, है ना, किसी निश्चित समय टी में, किसी निश्चित समय टी में किसी निश्चित प्रतिरोध आर, है ना, टी भी समय भी निश्चित है और प्रतिरोध भी निश्चित है, वाले चालक में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिमाण, मतलब U का परिमाण जो होगा, U का जो परिमाण होगा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ देख रहे हैं ना, U जो होगा इसके समानुपाती होगा। ये दोनों निश्चित रहे, नियत रहे, तो इसके ये वर्ग के समानुपाती होगा, यानी U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक, दूसरा नियम क्या है आपका, किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा आई, है ना, किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत, अब की बार आई को निश्चित रखना है और निश्चित समय टी में, है ना, टाइम को भी निश्चित रखना है, यानी आर समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है, यानी कि U जो होगा समानुपाती होगा किसके, आर के। तीसरा नियम क्या है आपका, तीसरा नियम है कि किसी दिए गए चालक में एक ही प्रबलता की धारा, एक ही प्रबलता की धारा यानी एक ही प्रबलता भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण धारा प्रवाह के समय टी के समानुपाती होता है, यानी ये दोनों निश्चित है तो समय टी के ये समानुपाती होगा।
कहने का मतलब क्या है, इन तीनों नियम से क्या निष्कर्ष निकलता है? कहने का मतलब कि धारा का वर्ग जिस तरह से बढ़ेगा उसी तरह से ऊष्मा भी बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर धारा 4 गुना बढ़ा दिया जाए, है ना, 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो ऊष्मा 16 गुना बढ़ जाएगा। धारा 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो ऊष्मा 4 गुना बढ़ जाएगा। उसी तरह कहने का मतलब है समानुपाती, कहने का मतलब अगर प्रतिरोध ज्यादा हो जाए तो धारा भी बढ़ेगा। जिस दर से प्रतिरोध बढ़ेगा उसी दर से धारा भी बढ़ेगा। ठीक है, और जिस दर से धारा का वर्ग बढ़ेगा उसी दर से क्या बढ़ेगा, ऊष्मा भी बढ़ेगा। उसी तरह से जिस तरह से समय लगेगा उसी हिसाब से ऊष्मा का भी परिमाण बढ़ेगा। एक निश्चित दर से, वो हो गया 2 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए एक और निष्कर्ष निकलता है कि ओम के नियम में हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है V बाई आर। तो ये V बाई आर यहाँ पे अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो U बराबर फॉर्मूला हो जाएगा V बाई आर का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक आर और एक आर काट दीजिए, यानी यहाँ से U बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। V स्क्वायर आर बाई टी, ये एक फॉर्मूला इससे ये भी निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे विद्युत शक्ति के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। क्या होता है विद्युत शक्ति? तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि विद्युत शक्ति जो होता है, विद्युत शक्ति जो होता है किसके बराबर होता है? तो विद्युत शक्ति, है ना, क्या किसके बराबर होता है? तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, यानी कि विद्युत ऊर्जा का जो समय के हिसाब से जो, है ना, दर निकल रहा है वही विद्युत शक्ति होती है। यानी विद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा विद्युत विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बटा समय, विद्युत ऊर्जा बटा समय। यानी कि विद्युत शक्ति को पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? पी से। और ये आपको विद्युत ऊर्जा की बात करें तो आप विद्युत ऊर्जा की जब बात करेंगे तो ये W से सूचित कर दीजिए या U से भी सूचित कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बताया ना कि कार्य जो होता है ऊर्जा के बराबर होता है, तो P बराबर W बाई टी या U बाई टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक, यानी P बराबर W बाई टी आ गया। अब चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अब देखिए इसे संबंध जोड़ते हैं। W बराबर एक फॉर्मूला था I स्क्वायर आर टी था ना अभी, तो बट्टा में भी टी है, ये टी कट गया, यानी P बराबर यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर आर, पहला फॉर्मूला। और एक ये फॉर्मूला है आपका, दो फॉर्मूले हो गए। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या जानते हैं? चूंकि हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है आई आर। V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें V इज इक्वल टू आई आर होता है तो P बराबर आ जाएगा, P बराबर, अब देखिए आई आर, एक आई आर निकालिए, इसमें से एक आई को अलग कर दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आई इंटू आर। तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा आई इंटू भी, आई इंटू आर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा ना, तो V इंटू आई, एक फॉर्मूला बन गया P बराबर V इंटू आई, है ना। अगले फॉर्मूले की बात करें तो P बराबर क्या हो जाएगा? तो चूंकि हम लोग I बराबर यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं ना, I बराबर क्या लिख सकते हैं? यहाँ से I बराबर लिख सकते हैं यहाँ से V बाई आर, ओम का नियम था ना। तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा, यहाँ से V की जगह, है ना, यहाँ P बराबर V इंटू आई है ना, तो I की जगह पे यही कर देते हैं V बाई आर। तो P बराबर हो जाएगा V इंटू आई की जगह पे हो जाएगा V बाई आर, है ना, V बाई आर, यानी P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटा आर। ठीक, चलिए अगला फॉर्मूला एक यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कार्य बराबर, यानी कार्य बराबर, एक ये फॉर्मूला हो गया कार्य बराबर, यानी W बराबर P इंटू टी। इसका यूज हम लोग अभी आगे करेंगे इसलिए आपको ये बता रहे हैं, है ना। W बराबर P इंटू टी, यानी कार्य बराबर शक्ति गुना समय, शक्ति गुना समय। अब हम लोग बात करें विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक की, इसका एसआई मात्रक किसके बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। एसआई मात्रक किसका देख रहे हैं हम लोग? विद्युत शक्ति का, यानी पावर का। तो पावर का एसआई मात्रक होता है वाट। ठीक है, वाट होता है, इसको WATT, और है ना, संकेत में W लिखा जाता है। या एक और हो सकता है, तो ये कार्य है, तो कार्य का जूल और प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड भी लिखा जाता है। कार्य है ना, तो जूल, और समय है तो सेकंड, ये हो सकता है ना।
अच्छा, अक्सर आप देखे होंगे कि घर में जो बल्ब लगे होते हैं, बल्ब पे लिखा रहता है इस तरह से, कभी-कभी देखिएगा 220 वोल्ट और 60 वाट, है ना? उस पे अंकित किया रहता है। बल्ब पे आप ऐसे देखिएगा तो ऐसे आपको दिखेगा। ठीक, तो इसका अर्थ क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि जब इस बल्ब को, है ना, ये जो बल्ब है, इस बल्ब को आप किसी परिपथ में लगा दीजिएगा, है ना? किसी परिपथ में जब इसको कनेक्ट कर दीजिएगा, किस तरह से परिपथ में, यानी घर में ही कहीं लगा दिए बोर्ड से, स्विच से, है ना? किस तरह से उसको कनेक्ट कर दीजिएगा, तो कनेक्ट कर देने से ये कितना ऊर्जा व्यय करेगा? कहने का मतलब यह है कि ये 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। कहने का मतलब है कि वह प्रति सेकंड में, ठीक है, प्रति सेकंड में 60 जूल विद्युत शक्ति का व्यय करेगा। ठीक है, 60 जूल विद्युत शक्ति का व्यय करेगा। अब हम लोग बात करते हैं घरेलू यूनिट के बारे में। हम लोग घरों में अक्सर देखते हैं, आप घरों में देखे होंगे कि आप देखते हैं घरों में यूनिट के हिसाब से आपकी बिजली उठती है। 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 1 यूनिट जो होता है 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। तो घरों में जो मीटर लगे होते हैं उसमें किलो वाट आवर में अंकित किए गए होते हैं, यानी कि 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। ये व्यावसायिक मात्रक है। ठीक है, इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। अभी आप देखे थे कि कार्य बराबर क्या बताए थे? तो शक्ति, है ना, विद्युत शक्ति और गुना समय, ये देखे थे ना। ठीक, यानी कि यहाँ से देखे थे W बराबर P इंटू टी, आप देखे हुए थे ना। चलिए यहीं से आपको क्लियर होगा। तो 1 किलो वाट गुना 1 आवर करेंगे तो 1 किलो वाट आवर हो जाएगा, यानी कि ये है आपका शक्ति और ये है आपका समय। तो शक्ति गुना समय मतलब ये क्या निकला है? कार्य। कार्य कहने का मतलब क्या? ये ऊर्जा है। ये कार्य जो है क्या है? ऊर्जा के बराबर। ये ऊर्जा के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये ऊर्जा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट इंटू 1 आवर है, तो आवर को हम लोग ये काम करते हैं सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 60 मिनट में हो गया, फिर 60 सेकंड में हो गया। ठीक, ये गुना होगा तो 36, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये जो है कार्य है और ये क्या है? सॉरी, ये वाट है ना, तो शक्ति है और ये क्या है? समय है। तो शक्ति में जब समय से गुना होगा, जब शक्ति में आप समय से गुना करिएगा तो कार्य निकल रहा है ना। तो कार्य का सही मात्रक तो जूल होता है, यानी अब इसको कन्वर्ट कर, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, ये इसके बराबर, यानी 1 किलो वाट आवर जो होता है ये इसके बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो घरों में जो यूनिट होता है ना, है ना, जो घरों में 1 यूनिट जो होता है वो इसके बराबर होता है। घरों में जो यूज होता है ना बिजली मीटर में, तो इसलिए जूल में नहीं रहता है, क्योंकि वो मीटर पे अगर मान लीजिए 100 यूनिट हो जाएगा तो बहुत बड़ा ना हो जाएगा। तो ये एक व्यावसायिक मात्रक है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 यूनिट ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं BOT, यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हम लोग किस तरह से करते हैं। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे घरेलू उपकरण, जैसे बिजली का चूल्हा जो होता है ना, हीटर, विद्युत इस्त्री, रूम हीटर, टोस्टर, है ना, म्यूमजनस तापक, है ना, इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सारे हम लोग एप्लियंस यूज करते हैं ना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर। तो ये सारे जो भी एप्लियंस है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर कार्य करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस युक्ति, है ना, इन युक्तियों में, है ना, या उपस्करों में, है ना, क्या होता है कि जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे तापन अवयव कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तापन अवयव कहलाते हैं, यानी कि जहां से वह विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है वो तापन अवयव कहलाते हैं। वे तापन अवयव किस पदार्थ के बने होंगे? तो वे ऐसे पदार्थ के बने होने चाहिए जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो। प्रतिरोधकता अधिक हो यानी रेजिस्टिविटी अधिक होगी
तो पहले बात करें रेजिस्टिविटी अधिक होने से क्या फायदा होगा, तो जब रेजिस्टिविटी अधिक होगी तो वो तेजी से गर्म होगा, क्योंकि धारा वहाँ इलेक्ट्रॉन रुकेंगे और वो लगातार किससे टकराएंगे, आपके प्रोटॉन से टकराएंगे, तो ऊर्जा ज्यादा निर्मुक्त होगी। आपको अभी ना समझाए थे। और गलनांक अत्यधिक उच्च हो, यानी कि ज्यादा तेज गर्म होगा तो पिघलना भी तो नहीं चाहिए जल्दी, क्योंकि मान लीजिए मेटल है वो पिघल गया तो परिपथ तो टूट जाएगा, फिर वो अपलियंस नष्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए दो चीज होना चाहिए, उसकी प्रतिरोधकता बहुत उच्च होनी चाहिए और गलनांक भी अत्यधिक उच्च होना चाहिए। तो जितना भी अधिकांश तापन अवयव है वो किससे बना होता है, तो उसमें रहता है निकेल। उसमें क्या रहता है, निकेल। वो 60% है ना, जो तापन अवयव है उसका 60% उसमें निकेल होगा। दूसरा होता है आपका क्रोमियम। दूसरा क्या होता है, क्रोमियम, ये 12% उसमें पाया जाता है। तीसरा होता है आपका मैग्नीज। तीसरा होता है मैग्नीज, ठीक है, ये कम होता है, इसको तो 2% रखा जाता है, ठीक है। और चौथा होता है आपका लोहा, ठीक है, लोहा, ये 26% रहता है। और इन्हीं चारों को मिक्स करके वह तापन अवयव बनता है, और उस तापन अवयव को हम लोग नाइक्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाइक्रोम का तार रहता है, आप देख रहे हैं ना, कुंडली के रूप में। आप आयरन के नीचे देखिएगा तो ऐसे ऐसे कुंडली के रूप में मोड़कर लगाया जाता है, ठीक है। वो कुंडली के रूप में उसमें लगाया जाता है, क्योंकि जितना लंबा होगा, है ना, ये जितना ही लंबा होगा, अगर सीधा लगाया जाएगा तो पतला, लंबाई कम हो जाएगी, और मोड़ कर लगेगा तो जितना लंबा होगा क्या होगा, तो उसका प्रतिरोधकता उतना ही अधिक हो जाएगा, इसलिए मोड़कर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये किसका बना होता है, तो ये नाइक्रोम का तार होता है, जिसमें निकेल 60%, क्रोमियम 12%, मैग्नीज 2% और लोहा 26% पाया जाता है। और इनका जो होगा प्रतिरोधकता बहुत अधिक होगा और गलनांक अत्यधिक उच्च होगा, ठीक है। तो आप ये भी जानते हैं ना कि जो मिश्र धातु होते हैं उसमें कुछ, है ना, इन सबके ना गुणा जाएंगे तो ये मिश्र धातु का बना होता है, ठीक, यानी कि ये चारों को मिक्स करके बनता है, मतलब एलॉय है एक तरह का। तब हम लोग कुछ एप्लियंसेस को देखते हैं जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं विद्युत तापक के, है ना। तो विद्युत तापक यानी इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में। तो विद्युत तापक में जो होती है नाइक्रोम की तार की कुंडली प्रति, है ना, विद्युत रोधी पदार्थ, है ना, के आधार पर फैलाई रहती है, यानी कि वो चीनी मिट्टी के ऊपर, आप देखेंगे जो हीटर होता है ना इस तरह से, उसमें जो होता है मुड़ा मुड़ा कुंडली के रूप में इस तरह व्यवस्थित किया जाता है। और कहाँ व्यवस्थित किया जाता है, जो वो किसी विद्युत रोधी पदार्थ के ऊपर, है ना, ताकि उसमें धारा का प्रवाह ना हो सके, ठीक है। तो इस पे ऐसे कुंडली व्यवस्थित रहती है। अब कुंडलियों के और विद्युत रोधी आधारों का डिजाइन उपकरण के उपयोग के अनुसार होता है, यानी वो डिपेंड करता है कैसा है, यानी कि बिजली का चूल्हा है, विद्युत, है ना, केतली है, विद्युत इस्त्री है, ये किस तरह से है, अपना डिजाइन उसी के रूप में उसको बनाया जाता है, उसी के रूप में उसे मोड़ा जाता है। परंतु इन सभी में कुंडलियों में जब प्रबल धारा प्रवाहित की जाती है तब यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, है ना, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है और गलनांक भी उच्च होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, उसे ऊष्मा में तुरंत ही रूपांतरित कर देते हैं, ठीक। अगला बात करते हैं हम लोग विद्युत बल्ब के, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी हुई ऐठी हुई कुंडली होती है, ये छोटी देख ना, टंगस्टन के तार की कुंडली, जिसे हम लोग तंतु या फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। यह तंतु मोटे आधारी तार द्वारा, है ना, धातु के दो स्पर्शक बटनों या स्टैंडों से जुड़ा रहता है। देखना स्पर्शक बटन जो है ना, इनसे यहाँ पे आके मोटे तार द्वारा यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक। तंतु एक कांच के बल्ब के अंदर बंद रहता है, ये कांच का बल्ब है, इसके अंदर बंद रहता है ना, बंद, है ना, बल्ब के अंदर निम्न दाब पर नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस का मिश्रण भरा रहता है। इसमें निष्क्रिय गैस भरे रहते हैं। निष्क्रिय गैस क्यों भरे रहते हैं, अगर इसको बंद नहीं रखा गया बल्ब में ना, तो इसमें हवा आएगी, और हवा आएगी तो हवा में ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन क्या होगा, इसको ऑक्सीकृत कर देगा, और ऑक्सीकृत होने से ये फिलामेंट क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो बल्ब कहते हैं उसको आम भाषा में फ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए इसके अंदर भरा रहता है। और निष्क्रिय गैस जो होता है, क्रियाशील गैस जो होते हैं, उसको भरा जाता है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन होते हैं ना निष्क्रिय गैस, उनमें से कोई भी एक इसमें भरा रहता है। भरने से क्या होगा कि ये किसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेंगे और आपका बल्ब जलता रहेगा, ठीक है। तो दूसरी बात करें हम लोग, इसमें जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट जो होता है इसका जो गलनांक की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा होता है, 34 डिग्री सेल्सियस तक इसका गलनांक होता है। इसीलिए इसमें अगर 2700 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो जाएगा ना, 2700 डिग्री सेल्सियस, तभी ये जलता रहेगा, है ना। और इसे ज्वाला, है ना, देखो छूने पे भी गर्म होता है ना, तो 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर भी ये नहीं पिघलेगा, ठीक है।
ये पीले है कितना पे 3400 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसका टंगस्टन का तार लगाया जाता है। और इसका प्रतिरोधकता भी है ना, इसकी अगर प्रतिरोधकता टंगस्टन की प्रतिरोधकता की बात करें तो ये कम होता है। तो प्रतिरोधकता कम होने के कारण ये क्या होगा, प्रतिरोधकता इसकी कम होती है ना, प्रतिरोधकता इस तार की क्या होती है, कम होती है, कम होगी क्योंकि ये बहुत पतला है। और दूसरा चीज है कि ये प्रतिरोधकता कम होगी तभी ना धारा का कम उपयोग होगा। इसमें प्रतिरोधकता उच्च चाहिए, यानी कि विद्युत तापन में जो है प्रतिरोधकता उच्च चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करनी है, इसमें कम ऊष्मा उत्पन्न करनी होती है, इसलिए इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। अगला हम लोग बात करते हैं सुरक्षा फ्यूज के बारे में, है ना। सुरक्षा फ्यूज क्या होता है, तो बिजली के उपकरणों तथा मकानों में बिजली की धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है ना, जो धारा ले जाने के परिपथ बनाया जाता है, उसमें कांच की नली या चीनी मिट्टी या एक तरह के प्लास्टिक से ढकी उपकरण होते हैं जिसे सुरक्षा फ्यूज कहते हैं। ठीक है, इस तरह के देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है। तो ऐसा बोर्ड में आप देखते होंगे, और ऐसा जो होगा एप्लियंस जो होता है ना, जैसे इन्वर्टर वगैरह, उसके पीछे ये लगा रहता है। ये क्या होता है, तो जस्ता या लेड है ना, और टीन की मिश्र धातु का तार होता है ना। ये जो फ्यूज होता है ये जस्ता है ना, या फिर लेड कहिए या टीन, ठीक है, इन दोनों में से जस्ता और टीन का ये मिश्रण होता है, ठीक, या फिर सीसा और टीन का मिश्रण होता है ना। इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक कम होता है। गलनांक कम होने का मतलब कि जब परिपथ से धारा है ना, यहाँ देखिए लिखे हुए, अतः जब परिपथ में अचानक धारा की प्रबलता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, यानी धारा का मान आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएगा, तो आवश्यकता से अधिक जब धारा का मान होगा तो प्रतिरोधकता अधिक होने के कारण इसमें धारा है ना, धारा तेजी से प्रवाहित नहीं हो पाएगी और ये तार गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो पिघल जाएगा, गलनांक निम्न होने के कारण क्या होगा, ये पिघल जाएगा। तो वही लिखा है कि जब परिपथ में अचानक धारा की प्रबलता आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तब धारा से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा है ना, अत्यधिक ऊष्मा फ्यूज के तार को पिघला देती है और परिपथ टूट जाता है। इसके कारण क्या होता है, परिपथ टूट जाएगा, तो ये तार टूट जाएगा तो इससे धारा का प्रवाह आगे नहीं हो पाएगा। इसे परिपथ में लगे पंखे, बल्ब, फ्रिज, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, मोटर है ना आदि उपकरण जलने से बच जाते हैं, इसीलिए ये लगाया जाता है सुरक्षा के लिए। ठीक, अब देखिए सुरक्षा फ्यूज पे देखिए ना कई तरह का होता है। जैसे अगर बात करें उदाहरण के लिए तो 5 एम्पियर है ना, 5 एम्पियर के फ्यूज का अर्थ है कि इसमें जब धारा 5 एम्पियर से अधिक होगी तो फ्यूज क्या हो जाएगा, गल जाएगा, तो इसको सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अगले पार्ट में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन आंसर है, उसको देखेंगे लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें।